क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है भवेश और आप देख रहे हैं कैली यात्री। ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ अपने घर में बैठ के, सोफे पे बैठा हूँ मैं। सुबह का टाइम है, अराउंड 8 बजे है। जो लैपटॉप का मेरा वेबकैम है उसी से बना रहा हूँ, तो क्वालिटी एकदम हाई टेक नहीं है, बट इस वीडियो का एम है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यूएस वीज़ा का मेरा कैसा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी अक्टूबर 2024 के अंदर। मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 2014 के अंदर, तो ये 10 साल पहले का एक्सपीरियंस है। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, तो उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ही था, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। और ये काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से मेरे माइंड में थी ये बात, मुझे शेयर करनी है सबसे। और मैंने नहीं की शेयर, बट मुझे लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप सबके साथ, तो मे बी किसी को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी टिप्स मिल जाए, और अगर एक भी किसी बंदे की हेल्प हो पाती है मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से, तो ये जो वीडियो का एम है ये पूरा हो गया। तो ये वीडियो बस ऐसे ही होने वाली है जिसमें मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, ये हमारे बीच में बात हो रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा आपको। तो आते हैं यूएस वीज़ा का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर। काफ़ी बातें हुई, काफ़ी कुछ हुआ था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एजुकेशनल वीडियो होने वाली। मैंने अपनी बीटेक की, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, चंडीगढ़ से। और मेरा बचपन से ही मेरे माइंड में सेट था, क्लियर था कि मुझे यूएसए जाना है पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाई वहाँ से करनी है। मेरा मतलब बचपन से ये था कि मुझे अपनी डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस की वो यूएस से करनी है। बचपन से शौक था मेरा, मूवीज़ वगैरह देखता था, तो ये सब करके काफ़ी मोटिवेशन आया था माइंड में। जो भी है मेरा था शौक, मेरी चॉइस थी वो, मुझे हमेशा से जाना था। तो मैंने अपने डैड से बात करी थी जब मैंने 12th पास की। मेरे डैड ने मुझे बोला कि तू बैचलर यहाँ से कर ले और फिर मास्टर्स के लिए बाहर चले जाइयो। उन्होंने समझाया, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे थे उन्होंने, तो मैंने एग्री किया उनसे। मैंने कहा कि नहीं, सही कह रहे हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे थे। तो मैंने बैचलर की। जब मेरा बैचलर का कंप्यूटर साइंस में सेकेंड ईयर का एंड आया था ऑलमोस्ट, उस टाइम के आसपास मैंने थोड़ा कोचिंग सेंटर्स वगैरह, वैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं चंडीगढ़ में रह रहा था उस टाइम, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही रहते थे। तो सेकंड ईयर के एंड में जाके मैंने कोचिंग सेंटर्स वगैरह देखने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स करनी है यूएसए के अंदर तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको टोफल का एग्ज़ाम देना पड़ता है और एक जीआरई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो टोफल है वो आइल्स के इक्विवेलेंट है, बट टोफल थोड़ा अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर फोकस होता है। आइल्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश के ऊपर फोकस होता है। तो जैसे अगर आपको कनाडा जाना है, कनाडा में दोनों एग्जाम्स शायद वैलिड होते हैं, यूके में आइल्स ही चलता है। यूएस के लिए टोफल चाहिए था और जीआरई चाहिए, ये दोनों चाहिए थे। जीआरई में क्या होता है, इंग्लिश होती है, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है और मैथ का एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। आई थिंक सिमिलर होता है टोफल के अंदर भी, पर उसमें मैथ नहीं होता टोफल के अंदर। और टोफल तो बहुत ही ईजी था। अगर आप जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टोफल तो निकल जाएगा ईजिली, बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे टोफल के अंदर। मेरे जीआरई में आए थे अराउंड 306 के आसपास स्कोर जो आया था। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं सेकेंड ईयर बैचलर के लास्ट में जाके, जब एंड होने वाला था, थर्ड ईयर शुरू होने वाला था, उस टाइम पे मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अब क्या प्लान है, क्योंकि 2 साल में डिग्री पूरी होने वाली थी बीटेक। उसके बाद मुझे यूएसए जाना था, और क्या उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, तो वो सब मैंने देखना शुरू कर दिया। तो मुझे पता लग गया था कि जीआरई की तो रिक्वायरमेंट है ही है। उसके लिए फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में देखने शुरू कर दिए। मेरा प्लान ये था, बीटेक करके जब मेरी हो जाएगी 4 साल की, तो मैं 6 महीने जैसे कुछ लगाऊंगा जीआरई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। जीआरई का एग्जाम दूंगा, उस टाइम में अप्लाई करूंगा, 6 महीने से 1 साल जो भी लगेगा बीच में, और फिर मैं मास्टर्स करूंगा। तो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे, आजकल तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। उस टाइम पे मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, उसने मुझे शायद रेकमेंड किया, दिल्ली में राजौरी गार्डन करके एक जगह है, वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है MJ अकेडमी। इसकी फुल फॉर्म वो बताते हैं, महावीर जैन अकेडमी। देखिए दोस्तों, मैं किसी बिजनेस को कभी बदनाम नहीं करना चाहता। अगर उस किसी बिजनेस की कोई गलत बातें हैं तो मैं वो अगर सामने रखता हूँ, तो जो उसकी अच्छी बातें हैं वो भी मैं सामने रखूंगा। तो ये बिजनेस के साथ, ये कोचिंग सेंटर के साथ यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी कुछ गलत भी था और जो काफ़ी अच्छा था मैं वो भी बताऊंगा। अगर आप भी सोच रहे हैं आपको यूएसए जाना है, या फिर आप सोच रहे हैं आपको महावीर जैन अकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जैसे कि रिव्यू होता है ना, ये आप रिव्यू समझिए। तो मेरा कुछ पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो मुझे MJ अकेडमी के बारे में पता लगा। मैंने अपने पापा से बात करी कि अब होने वाली है डिग्री पूरी 1-2 साल में। इस टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, ये एक कोचिंग सेंटर है, थोड़े और भी हम देखते हैं और फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सही रहेगा, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेस पे, रिव्यूज़ के बेस पे, तो सारा कुछ। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था, मेरे पेरेंट्स के लिए, कि कुछ भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, और मैं भी नहीं चाहता था वो करें। तो जो बिल्कुल सही रहता, जिससे मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाए,
और जो बिल्कुल सही तरीके से हो। तो वो सब सोच के मेरे पापा ने बोला ठीक है चल अब लिस्ट बनाते हैं। तो महावीर जैन को हमने अपनी लिस्ट में डाला, फिर 1-2 इंस्टीट्यूट्स और थे उनको हमने लिस्ट में डाला। लिस्ट में डालने का मतलब कि इन पे हम रिसर्च करेंगे, जाएंगे, पूछेंगे क्वेश्चन वगैरह, फिर डिसीजन लेंगे। क्योंकि जो मुझे ज्वाइन करना था ये इंस्टीट्यूट, ये तो मैं करूँगा जब मेरा 4th ईयर पूरा होएगा बीटेक का तभी। और फिर जब मेरा 3rd ईयर शुरू हुआ कॉलेज का चंडीगढ़ में, उस टाइम पे मैंने अब यूएसए की जो सिटीज़ हैं जहाँ पे मुझे जाना था उन सब के बारे में रिसर्च करना मैंने शुरू कर दिया कि भाई सिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि वहाँ पे जाना है। जो मास्टर्स है 1.5-2 साल की होती है और मुझे वहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, क्या है, वो सब मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कोई एरिया भी ऐसा हो जो मुझे पसंद हो, क्योंकि वहाँ पे 2 साल तो रहना ही है डिग्री के लिए। फिर मैंने वो सब देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस टाइप के प्रोफेसर हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और मुझे जो इंटरेस्ट है पर्सनली कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो बेस्ट कहाँ पे रहेगा, कैसे, किस कॉलेज की कितनी ज़्यादा फ़ीस होगी। कई कॉलेजेस की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, कईयों की थोड़ी कम होती है, कई जगह पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड का आइडिया देता हूँ। मुझे शुरू से एक ही चीज़ का इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, वो है कोडिंग का। मैंने पहली लैंग्वेज सीखी थी C++, अभी मेरी स्पेशलिटी है पाइथन, AI और शेयरपॉइंट, पावर एप्स वगैरह के अंदर, ये सब मेरा स्पेशलिटी है। तो दोस्तों उस टाइम पे मैंने कॉलेजेस सिलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। मैंने जो कॉलेज खुद से सिलेक्ट किए थे वो थे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट 23 कॉलेजेस हैं कैलिफोर्निया के अंदर, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो इसके अंदर मुझे अप्लाई करना था। फिर मैंने फाइनेंसिस के अंदर देखना शुरू कर दिया कि कितना खर्चा आएगा, क्या है, रहने का खर्चा, कॉलेज की फ़ीस, स्कॉलरशिप, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने वाला था। तो मेरे पापा ने मुझे मेरी एजुकेशन के अगेंस्ट एक लोन दिलवाया, एजुकेशनल लोन, इंडिया में बैंक से। तो वो लोन मिल गया मुझे। काफ़ी पेपर वर्क लगा, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी 4-5-6 महीने लग गए। तो ये 4th ईयर का मतलब एंड वाला टाइम आप बोल सकते हो, ये वो टाइम है। इसमें मतलब लोन मिला नहीं था, बट लोन की एप्लीकेशन मेरी पूरी हो गई थी और अप्रूवल लेटर मेरे को वो बैंक देने को रेडी था कि जब भी ज़रूरत होगी वो अप्रूवल लेटर दे देंगे कि ये बंदा है, इसका हमने इतनी अमाउंट का लोन अप्रूव कर दिया। क्योंकि जब भी मैं अगर वीज़ा के लिए जाऊंगा आगे तो मुझे अप्रूवल लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे इन्होंने तब देने थे जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो लोन का हो गया पूरा मेरा काम। मैंने यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करनी शुरू कर दी किस किस में मैं अप्लाई करूँगा। तो मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड की थी और वो 7 की 7 यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ही थी। और सारी की सारी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम जो थी ना, ये सैन फ्रांसिस्को बे एरिया है जिसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं, ये यहीं पे थी। मैंने यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये सिलिकॉन वैली है। यहाँ पे जब मैं पढ़ूंगा, कॉलेज जाऊँगा, तो काफ़ी लोगों से मिलूंगा जो कि टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं। काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जब डिग्री हो जाती है तो ये स्टेम डिग्री है। स्टेम मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये स्टेम डिग्री है। यहाँ पे स्टेम डिग्री का काफ़ी फ़ायदा होता है यूएसए के अंदर। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको टोटल 3 साल की OPT मिलती है। OPT का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये डिग्री होने के बाद आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेक्निकली एक जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, बट वो आपकी फील्ड के अंदर ही होनी चाहिए। तो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो 2 पार्ट में मिलती है स्टेम डिग्री के अंदर, अमेरिका के अंदर। पहले मिलती है आपको 1 साल की, जैसे आपकी डिग्री पूरी हो गई तो आपको 1 साल की ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे आपकी डिग्री पूरी होने में 3 महीने पड़े होते हैं तो आप एक वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे USCIS के साथ। USCIS की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको कुछ भी इमिग्रेशन रिलेटेड काम है, जो भी आपको आगे फ्यूचर में आपको अप्लाई करना है, वो सब इन्हीं के थ्रू होता है। 3 महीने पड़े हैं आपकी डिग्री पूरी होने में, आप ग्रेजुएट होने वाले हो, आपकी मास्टर्स होने वाली है पूरी। इस टाइम पे आप अप्लाई करेंगे और जब तक आपकी डिग्री पूरी होगी तब तक आपका वर्क परमिट आ जाएगा। फिर आप 1 साल जॉब कर सकते हैं, जिसको हम OPT बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब वो 1 साल की आपकी जॉब पूरी होने वाली होगी तो फिर अगर आपको और ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास आप 2 साल की और ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो 2 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको OPT एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक नया आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा 2 साल के। जब वो 2 साल की भी ट्रेनिंग आपकी हो गई, एक ये जॉब ही होती है बट इंटर्नशिप कह सकते हैं, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं इंटर्नशिप। जब ये 2 साल की भी होगी तो टोटल 3 साल की, फिर आप डन हो। फिर या तो आप H1B पे अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर लीजिए अगर आपको जॉब करनी है, नहीं तो आप अमेरिका से आपको जाना पड़ेगा। मेरा सब कुछ रेडी है, माइंड पूरा मेरा फोकस है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अप्लाई करना है, किस सिटीज़ में अप्लाई करना है। फाइनेंशियल मेरे पूरे सेट हैं, पेरेंट्स से बात हो रखी है। मैंने एक प्लान बनाया हुआ था अपनी लाइफ का आगे, वो मैं एग्जीक्यूट करने में, पूरी प्लानिंग करने में लगा हुआ हूँ। अब मेरा 4th ईयर पूरा हो जाता है चंडीगढ़ में, मेरी बैचलर पूरी हो गई, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस पूरी हो गई, BTech इंडिया में। इसके बाद मैं वहाँ
चंडीगढ़ से अब आ जाता हूँ दिल्ली आने के बाद अब मेरे को करना है, मेरा नेक्स्ट गोल है मुझे टोफल और GRE का एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम करने के बाद मैं कॉलेजेस में अप्लाई करूंगा। कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए ये दोनों एग्जाम देने ज़रूरी हैं और इनका स्कोर भेजना पड़ता है, ऑफिशियल स्कोर। और GRE का तो ऐसा था उस टाइम पे कि जब GRE का आप एग्जाम देंगे तो सेंटर में जाएंगे और उसी टाइम आपको इंस्टेंटली आपका स्कोर मिल जाएगा जैसे एग्जाम आपका डन होगा, और वहीं से आप अपना स्कोर ऑफिशियली कंप्यूटर से ही आप अपने यूनिवर्सिटी का कोड या जो भी मिलता है आपको वो डालेंगे कंप्यूटर के अंदर, वहीं से ऑफिशियली स्कोर आपका आपकी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएगा जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई किया है या आपको करना है। तो मैं और मेरे डैड हमने रिसर्च करना थोड़ा शुरू किया। हम ये कोचिंग सेंटर जो है टोफल और GRE के, इनमें हम जाने लग गए। हम मेनली हम GRE में ही फोकस कर रहे थे क्योंकि टोफल का तो आपको फीस देनी है, डेट शेड्यूल करनी है और एग्जाम दे देना जाके, और बहुत ईजी था। और मैंने पहले भी जैसे बताया, अगर आप GRE का कर रहे हैं, क्योंकि GRE के एग्जाम में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टोफल। तो टोफल जो है वो एक GRE का सबसेट हो गया एक तरह से। तो हम काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में गए, हमने पूछा सब कुछ, पेमेंट वगैरह सब कुछ। तो हम फिर इस अकेडमी में गए, महावीर जैन अकेडमी, राजौरी गार्डन में। हम रहते हैं पीतमपुरा में, तो ज़्यादा दूर नहीं था, मैं मेट्रो लेके आ सकता था। उस टाइम पे मेट्रो थी, एक चेंज करनी पड़ती थी शायद, एक या दो जो भी था। कभी मैं ऑटो लेके आ जाता था घर से और कभी मेट्रो लेके। तो इसमें हम गए, हमने इनसे बात करी कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, GRE के लिए करना है। तो उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं है इन्होंने कितना लिया था, बट आई थिंक शायद अराउंड इन्होंने 50,000 या ऐसा कुछ लिया था। ये था कोचिंग का कि GRE की कोचिंग कराएंगे, मैं क्लास में जाऊंगा, क्लासेस होंगी जैसे भी थी, डेली या एवरी अदर डे जैसा भी था। और उसके अंदर ये इंग्लिश वगैरह का जो भी इसके पार्ट्स हैं ना, सारे पोर्शंस, रीडिंग, लिसनिंग, ये सब पे फोकस करते थे। मेन इनका फोकस रहा था वोकैबुलरी के ऊपर। और इनका एक छोटा सा एक्स्ट्रा पैकेज था जिसमें ये वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते थे। जब आपका GRE एग्ज़ाम हो जाएगा, इनका कहना था, उसके बाद ये मॉक सेशंस लेंगे और हमें वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस थी, मैंने वो भी लिया पैकेज। तो ट्रेनिंग का पैकेज और ये एक्स्ट्रा वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन का हमने पैकेज लिया, ये दोनों लिए। मेरी क्लासेस शुरू हो गई, मैं क्लासेस में जाने लग गया। तो यहाँ पे मैं प्रोज की बात करना चाहूँगा। क्लासेस का एटमॉस्फेयर कैसा था, जैसे इंडिया में आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जैसे IIT एग्जाम के प्रिपरेशन में आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे रूम्स होते हैं 4-5 या जैसे भी है, उस हर रूम में क्लास चल रही होती है, वही सेम एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। बट यहाँ का जो टीचर था ना GRE में, जो पढ़ा रहा था, GRE की प्रिपरेशन करा रहा था, अगर आप गूगल करेंगे ना महावीर जैन अकेडमी राजौरी गार्डन ऐसे करके और फिर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटो भी दिखेगी, उसमें एक टीचर खड़ा हुआ है। तो वो मैंने फोटो डाली नहीं कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि मैंने आज सर्च किया अक्टूबर 2024 में, तो मुझे दिख रही है फोटो, वो टीचर है। और वो टीचर इतना ज़बरदस्त है, उसका पढ़ाने का तरीका, उसकी नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, लिटरली आई हैव ज़ीरो कंप्लेंट्स अबाउट हिम। परफेक्ट, मतलब टीचर हो तो ऐसा हो, इतना ज़बरदस्त टीचर था। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा उस टीचर से। तो ओवरऑल ये कोर्स महावीर जैन अकेडमी से GRE का जो मैंने किया, ये काफ़ी वैल्यूएबल रहा मेरे लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। मुझे इंग्लिश बोलने का शुरू से ही शौक था, मैंने सीखी है, स्कूल में सीखी है, बट काफ़ी कुछ मैंने नया सीखा, मेनली वोकैबुलरी में। उस टाइम पे तो उन्होंने बोला था कि आप ट्रायल क्लास भी ले सकते हैं, जैसे कोई बैच चल रहा है उसमें आप बैठ जाइए और देख लीजिए आपको टीचर का स्टाइल पसंद है या नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली टीचर का मुझे नाम ध्यान नहीं है अभी, बट ज़बरदस्त टीचर है। तो अगर आप सिर्फ GRE का पैकेज देख रहे हैं तो आई विल रेकमेंड महावीर जैन अकेडमी उस चीज़ के लिए। मेरी प्रॉब्लम जो थी महावीर जैन अकेडमी में, वो जो वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट था ना, उससे थी, वो उस पर मैं भी थोड़ी देर में आने वाला। तो मैं ये क्लासेस में जाने लगा, वो मुझे डेली वो क्लास में टीचर पढ़ाता था, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस होती थी, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ होने लगा। 2-3-4 महीने मैंने डेली या एवरी अदर डे जैसे भी स्केड्यूल था क्लासेस की अटेंड। और उस टाइम पे क्योंकि मैंने वो वीज़ा वाला पैकेज लिया था, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह का जो भी है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो जब मेरी कुछ क्लासेस हो गई, उसके बाद ना ये कभी कभी मुझे बुलाते थे बात करने के लिए कि आगे का गोल क्या है, प्लान क्या है, उसके लिए, क्लास के लिए नहीं। तो मैं गया, जब मैं पहली बार गया ये डिस्कशन करने के लिए इन लोगों के साथ, तो जो एक फ़ीमेल एम्प्लॉय थी इनकी, जो फ्रंट में बैठती थी, जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे, तो उसको पैसे दिए थे, मतलब वो रिसेप्शनिस्ट थी या जो भी थी, उसका टाइटल मुझे नहीं पता, तो वही हैंडल कर रही थी उस टाइम पे ये सब क्वेश्चन। तो मैं गया इनके ऑफिस में, राजौरी गार्डन वाले में, और इनके साथ बैठा, मेरे डैड भी गए थे। उसने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने कुछ सोचा अप्लाई करना है, क्या है। तो उसको मैंने पूरा बताया कि फाइनेंसेस का तो हमने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है, मेरा लोन भी अप्रूव हो गया है, और उसको बोला कि मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें अप्लाई करने का मैंने सोचा। उसने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखी, उसने देखा ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी। तो उसने राइट अवे मुझे बोला कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना तो मुश्किल है। एंड ऑनेस्टली
यस बोल सकते हो आप मुश्किल है, बट ये स्टैनफोर्ड लेवल का मुश्किल भी नहीं था इसके अंदर लेना, बट ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मुझे वो लेडी बोलती है कि हम तो रेकमेंड करेंगे आप इन लिस्ट में से ये यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ आप चूज़ करो। तो जब उसने ये बोला ना, तो मेरा और मेरे पापा का आई कांटेक्ट हुआ था, मेरे साथ में बैठे थे। हम दोनों के माइंड में सेम बात आई थी, जो हमने बाद में डिस्कस की तो वो वेरीफाई भी होगी, हमने सेम चीज़ सोची। हमें ऑनेस्टली यही फील हुआ जिस हिसाब से उसने हमें बोला कि इन में से हम प्रेफर करेंगे, आप चूज़ करो, कि उनको मे बी शायद मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, ये मेरी ओपिनियन है ओनली, कि मे बी इन लोगों को वहाँ से थोड़ा किकबैक मिलता है। किकबैक मतलब कमीशन मिलता है उन यूनिवर्सिटीज़ से अगर हम उसमें एडमिशन करेंगे, ऐसा हमें हमारा मानना है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रही थी, हमारा करियर है, हमारी लाइफ है, हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस कॉलेज में पढ़ना है। उस कॉलेज में हमें पढ़ना है, उसके जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स के पास हम पैसे दे रहे हैं, और आप लोग हमें बता रहे हैं कि नहीं इन कॉलेज में आपको नहीं जाना चाहिए, तो ये कॉलेज हैं, इसके अंदर हमें लगता है कि आपका हो जाएगा इजीली और इनमें आपको जाना चाहिए। और वो कॉलेज की फ़ीस भी ज़्यादा थी और उनकी रैंकिंग तो बहुत कम ही थी, कुछ तो उसमें से शायद प्राइवेट थे या जो भी था, मतलब उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। एक ये बात भी है वैसे कि कॉलेज की नाम रेपुटेशन ठीक है, कई लोग बोलते हैं वो मैटर करती है, बट अब ये वीडियो मैं 10 साल के बाद बना रहा हूँ। अब मेरे पास जॉब है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे यहाँ पे, तो ये बात मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी का नाम मैटर नहीं करता। हालांकि मैं तो अब यही बोलता हूँ लोगों को कि मास्टर्स डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैचलर कर रहे हैं उसके बाद सीधा आप जॉब पे लगें, जॉब पे जो आप सीखेंगे वो प्राइसलेस है। अगर आपको डिटेल में जाना है, आगे फर्दर स्टडी करनी है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, बट मैं एक्सपीरियंस से यही बोलूँ। बट एनीवेज, तो हमें ये लगा कि वो इसलिए उनको कमीशन मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, जो भी था। फिर हमने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे तो इन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी में जाना है। 7 यूनिवर्सिटीज़ मैंने चूज़ की थी। वो 7 इसलिए की थी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फ़ीस होती है $50 $60। अब ये काफ़ी हो जाती है 4-5 हज़ार। आप कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ऐसा थोड़ा 100 में कर देंगे। अगर आपके पैसे हैं कर दीजिए, बट हमको अपने बजट के हिसाब से देखना था, तो हमने अराउंड 7 यूनिवर्सिटीज़ हमने चूज़ की। तो फिर वो बोलती कि ठीक है, मुझे जैन सर से बात करने दो, जैन सर से, जो भी वो जो ओनर है ना उसका, MJ अकेडमी का। उसने की और फिर आई कहती ठीक है, हम आपका इसके अंदर आपको हेल्प करेंगे, बट अगर नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर। हमने कहा ठीक है, वैसे भी हमारे ऊपर ही था कि नहीं हुआ तो फिर मैं उसके बाद हम घर आ गए और फिर मेरी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होती रही। 2-3 महीने मैंने क्लासेस की। उसके बाद ये लोग ना मॉक टेस्ट लेते हैं GRE के, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो सीरियसली बहुत हेल्पफुल है। इन्होंने जो मॉक टेस्ट लिए थे और जो रियल GRE में क्वेश्चंस आए थे ना, वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस नहीं थे, बट उनकी जो लैंग्वेज पैटर्न है वो सब बहुत ही सिमिलर था। तो ये लोग मतलब बहुत एक्सपीरियंस है क्लियरली, इनके जो टीचर्स हैं GRE की प्रिपरेशन के अंदर MJ अकेडमी के, ज़बरदस्त है। फिर मैंने वो मॉक टेस्ट लेने शुरू कर दिए। उसके अंदर मेरे जैसे भी स्कोर आ रहा था, जो मेरा टीचर था वो मुझे इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर रहा था कि इस एरिया में आपको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे। तो मैंने 2-3-4 बार शायद लिया वो एग्ज़ाम, फिर मेरा स्कोर बढ़ता रहा। और वो जो टीचर था वो मतलब काफ़ी प्रोफेशनल था, जैसे मैंने बोला ही। शायद मैंने 3rd या 4th टाइम मॉक टेस्ट दिया तो उसने मुझे बोल दिया, उसको लगता है कि मेरी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से मेरा 300 से 305-10 की रेंज में स्कोर आ जाएगा, जो कि मतलब अबव रिक्वायर्ड था। काफ़ी अच्छा स्कोर बोलते हैं इसे, एडमिशन के लिए इनफ था, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ एडमिशन लेना है। उसके बाद इसकी कोई नहीं पूछता इसे, एक बार एडमिशन हो गया आपको डन। तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम मैं मंथ्स स्पेंड करूँ, अपना स्टडीज़ को डिले करूँ, तो उस टाइम पे मेरे लिए सेंस नहीं बना और सही डिसीजन लिया मैंने। फिर जब मेरा 3rd या 4th मॉक टेस्ट हो गया तो मैंने टीचर से पूछा कि आपको लगता है मेरे को दे देना चाहिए एग्ज़ाम। वो बोलता कि हाँ, ही थिंक्स आई एम रेडी, तो दे के देख लो और मेरा स्कोर डिजायर्ड आ जाएगा। तो मैंने अपनी डेट स्केड्यूल की, फीस पे की। फिर मेरा सेंटर आई थिंक गुड़गांव में, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, वहाँ पे कहीं पे पड़ा था, किसी बिल्डिंग में कहीं पे। तो मैंने स्केड्यूल किया और जिस दिन मेरा GRE का एग्ज़ाम स्केड्यूल था उससे एक दिन पहले मैं आया ये MJ अकेडमी के सेंटर पे अपने टीचर से मिलने। ये मेरी जो मीटिंग थी मेरे टीचर के साथ, पहली बार 1-on-1 मीटिंग थी। तो उसने थोड़े मुझे टिप्स दिए, जैसे भी था, क्योंकि टाइम्ड एग्जाम होता है, इसके अंदर टाइमिंग होते हैं। तो उसने बहुत अच्छे वैल्यूबल टिप्स दिए थे कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, ट्राई टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर बाद में उनके ऊपर आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो काफ़ी अच्छे उसने मुझे टिप्स दिए। उसने विश किया मुझे गुड लक और मैं गया, मैंने एग्जाम दिया, मेरा 300 के 6 आई थिंक स्कोर आ गया और आई वॉज हैप्पी विद इट। जैसे मैं GRE के एग्जाम दे के बाहर निकला, मेरे डैड गाड़ी में वेट कर रहे थे और वहाँ पे ही लोग इतने सारे खड़े हैं और ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस कार्ड लेके खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है GRE का एग्जाम दे के लोग आ रहे हैं बाहर। तो ये लोग हमें देने लग गए बिजनेस कार्ड कि वीज़ा लगवा लो हमसे, वीज़ा लगवा लो यूनिवर्सिटी में, ये वो ऐसे इमिग्रेशन रिलेटेड इनका बिजनेस था। तो ये सब देने लग गए। मैंने ले ली 1-2 के कार्ड।
बट ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ है MJ अकेडमी को अपना वीज़ा प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आ गया घर, मैंने इनको बताया MJ अकेडमी को, मेरा स्कोर आ गया इतना, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा है इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं मेरे US वीज़ा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, जो रिफ्यूज़ल भी हुआ मेरा, उसके बारे में, और फाइनली मेरा अप्रूव हुआ, वो कैसे अप्रूव हुआ, ये सब अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक मैंने आपको अपनी GRE कॉलेज में अप्लाई करने की ये सब की बैक स्टोरी बताई। अब हम बात करते हैं US वीज़ा एक्सपीरियंस की। अब जो महावीर जैन अकेडमी का जो ओनर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब मेरी उससे मीटिंग हुई, मेरे को बुलाया उन्होंने, टाइम स्केड्यूल किया 1-2 दिन के बाद। मैं गया वहाँ पे ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे ये बैठा हुआ था महावीर जैन अकेडमी का ओनर। इससे मैंने बात करी और ये मुझे पूछ रहा है, शुरू में तो मतलब काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चंस पूछ रहा था ये पहले, क्योंकि आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू गेट नो मी, तो मेरे बारे में पूछ रहा था, जो भी है ठीक है। तो पूछ रहा था, कहता कभी आप इंडिया से बाहर गए हो? मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया। पहली बार जब मैं इंडिया से बाहर गया था वो मैं यहीं पे आया हूँ, मैं कभी इंडिया से बाहर कहीं पे भी नहीं गया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गया कहीं पे, मैंने पासपोर्ट मैंने अप्लाई कर दिया है। पासपोर्ट को मुझे बहुत टाइम लग गया था इंडिया में लेने में, बट मैंने इस टाइम पे जब मैं उसके पास गया मीटिंग के लिए, मेरा पासपोर्ट रेडी था मेरे पास। मैंने कहा ये देखो मेरा पासपोर्ट कंप्लीटली ब्लैंक। फिर वो मुझे अपना पासपोर्ट दिखाने लग गया, कहता ये देखो मेरे पासपोर्ट में देखो हर पेज पे वीज़ा स्टैंप लगी है, मैं इतने कंट्रीज घूम चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है, माइंड में हो सकता है, मैंने कहा मुझे क्या बता रहा है, मुझे क्या करना। क्या अच्छा है, गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी कि ठीक है घूम रहा है, देखो शौक है, जो भी है, मेरे से क्या लिंक है। बट एनीवेज वो बता रहा था एक्साइटेड में, मैंने भी सुन लिया। मुझे पता क्या बोलता है, कहता कि तुम्हारा ये जो इंग्लिश का जो एक्सेंट है ना, ये कहता है ये तुम्हारा थोड़ा सा अमेरिकन साउंड करता है, मतलब नॉन इंडियन, ऐसा उसने बोला। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे एक्सेंट की वजह से। फिर मैंने उसे बोला ये बात, मैंने कहा कि ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक है मेरा है एक्सेंट, क्योंकि मैंने बचपन से ही मतलब इंग्लिश गाने ही सुने, मैंने इंग्लिश शोज ही देखे हैं, तो कुछ चीज़ें तुम नेचुरली पिकअप कर लेते हो, तो मेरे साथ वो है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा ही अमेरिकन है, जहाँ पे आप रहते हो जैसी चीज़ें आप सुनते हो, आपके बोलने का तरीका वैसा हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करेंगे आप पिकअप कर लेते हैं, और आपको खुद को भी शायद नहीं पता लगेगा। तो मैंने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, उनको अपने क्वेश्चन पूछने हैं कि मेरे पास पैसे हैं पढ़ने के लिए, कौन से कॉलेज में अप्लाई किया है, मेरा वहाँ पे बसने का इरादा या नहीं है, ऐसी चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि मैंने भी रिसर्च की थी, ऐसा नहीं मैं उठ के इस बंदे के पास चले गया था। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी थी मैंने, काफ़ी लोगों से बात करी जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, फेसबुक पे उनको मैंने रीच आउट किया, उनसे पूछा, तो कहता ये प्रॉब्लम हो सकती। तो उस टाइम पे मुझे मतलब ये लगने लग गया था कि ये बंदा मतलब क्या बोल क्या रहा है मतलब। तो फिर मैंने कहा मेरे को प्रिपरेशन कराओ फिर। तो वो मेरे से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछने लग गया था कि आपने ये वाली यूनिवर्सिटीज़, जैसे उसने आई थिंक 3-4-5 क्लासें ली थी, मुझे ध्यान नहीं है कितनी ली है, बट कुछ ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं था, 1 हफ्ते का था या ऐसा था। तो जब भी मैं आता था तो उसी से मिलता था, बट वो सेम लोकेशन पे नहीं होता था। जैसे इनकी जिस लोकेशन में मैं जाता था वो राजौरी गार्डन में थी, फिर शायद एक ना इनकी साउथ दिल्ली में थी एक लोकेशन उस टाइम पे। तो कभी वहाँ होता था, कभी यहाँ होता था, तो कभी मैं वहाँ जाता था, कभी मैं यहाँ आता था। तो ठीक है, मैंने पुटअप किया, ये चीज़ें पहले नहीं बताई थी इसने, बट जो भी है, तो मैं जाता रहा। तो प्रैक्टिस में ये पूछता था कि ये वाले कॉलेजेस क्यों यूज़ किए, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, लोन का अप्रूवल दिखाओ। तो ऐसे उसने थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, और मुझे 3-4 दिन बाद हफ्ते के अंदर अंदर बोलता कि तुम रेडी हो इंटरव्यू के लिए, तुम अपना अब इंटरव्यू की डेट शेड्यूल कर लो। तो मैंने अपना फिर इस टाइम पे मैंने ऑलरेडी अपना ना DS 160 फॉर्म भर चुका था मैं। पहले जो US वीज़ा का इंटरव्यू का प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर आपको DS 160, सो D एज इन डेविड, S एज इन सैम, DS-160 करके एक फॉर्म है, पहले आपको वो भरना पड़ता है। उसके अंदर आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, एड्रेस, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, कुछ भी है, सब कुछ A to Z वो पूछेंगे, क्यों जाना है आपको US, वो करके आप सबमिट करेंगे। और इस फॉर्म को सबमिट करने पे आपको एक नंबर मिलता है, और वो एक बारकोड वाला नंबर मिलता है। वो नंबर लेके आप एक दूसरी साइट है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अब अपना इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। इंटरव्यू के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बायोमेट्रिक्स, उसकी डेट तो एकदम मिल जाती है जल्दी, और दूसरा होता है इन पर्सन इंटरव्यू, उसकी डेट में टाइम होता है। तो आई थिंक मुझे उस टाइम पे 1 महीने के अंदर अंदर वो दूसरी वाली डेट मिल गई। तो मैंने बायोमेट्रिक्स की मुझे डेट मिली, मैंने बायोमेट्रिक्स में मैं गया नोएडा में, लोटस टेम्पल के पास, नोएडा नहीं, कौन सा एरिया, लोटस टेम्पल के पास, नेहरू प्लेस, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे उन्होंने मेरी फ़ोटो अंदर ही क्लिक करी। जब आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो आपको DS 160 फॉर्म उस टाइम पे हम प्रिंट करके ले जाते थे, वो सब कुछ चेक करता था कि सब कुछ सही है, ऐसे चेक मार्क करेगा, फिर आपको बोलेगा अंदर जाओ। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके उन्होंने मेरी फ़ोटो ली। फ़ोटो मुझे प्रिंट करके ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ोटो लेके और मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए उन्होंने, 10 की 10 उंगलियों के शायद लिए थे उस टाइम पे। मेरा हो गया बायोमेट्रिक्स। फिर मैं वापस इसी बंदे के पास, महावीर जैन वाले के पास आया। मैंने कहा वो सब हो गया, डेट मिल गई है। तो ये थोड़ी बार मैं इसको प्रैक्टिस कराता रहा, बोलता कि तुम रेडी हो, कहता कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंट हूँ, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ सही है। मैंने कहा ठीक है। इसने प्रैक्टिस कराई
और मेरे को डेट मिल गई। अब जिस दिन मेरे को मेरा वीज़ा का इंटरव्यू था, दिल्ली के अंदर जो यूएस एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, वहाँ पे था। मैं और मेरे डैड हम सुबह उठे। वो दिन तो मतलब बहुत ज़बरदस्त दिन था। मेरे डैड अभी कुछ साल पहले 2020 के एंड में कोविड से उनकी डेथ हो गई, तो जब भी मैं उनकी बात करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। और उनकी डेथ हुई थी आज के दिन में, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज अक्टूबर 8, 2024, और उनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 8, 2020। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ तो अंडरस्टैंड। एनीवेज, तो हम सुबह उठे, मम्मी उठी, मेरी एक सिस्टर है वो उठी, हम सब मतलब से खुश थे कि आज इंटरव्यू है। मेरा डॉग भी था उस टाइम पे, जैकी, छोटा भाई मेरा, वो भी खुशी था। कुछ यही बोलते हैं, वो भी खुशी होगा, उसको भी पता भाई का वीज़ा लगने वाला है तो वो भी खुश था। तो हम सब ऐसे मतलब जो भी है मिठाई विठाई खाई, मुँह मीठा वगैरह किया, जो इंडिया में हमारे रिचुअल होते हैं ना कि कुछ भी अच्छा काम करना चाहो उससे पहले दही और चीनी खाओ। वो भी मैं पूरा खा के गया, मैंने कहा रिस्क नहीं लेना तो हमने किया। हम वहाँ पे गए और एम्बेसी के सामने आप पार्किंग नहीं लगा सकते, थोड़ा सा आगे पीछे कहीं जगह थी, वहाँ पे लगा सकते हो। फिर वहाँ से चल के आना, काफ़ी धूप थी। मेरा इंटरव्यू शायद ये हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में। फिर वहाँ से हमने पार्किंग लगाई गाड़ी, और मेरे डैड और मैं गए थे, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों ने वहाँ से किया ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा वाले ने हमें उतारा आके यूएस एम्बेसी। अब यूएस एम्बेसी के अंदर उन्होंने मेरे डैड को जाने नहीं दिया, तो मेरे डैड बाहर वेट कर रहे थे। वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स वेट कर रहे थे, काफ़ी लोगों के जो बच्चे अंदर गए थे ना इंटरव्यू के लिए। मैं अंदर गया, फ़ोन वगैरह मेरे पास जो भी था सब कुछ ना मैंने पापा को दे दिया था अपने, क्योंकि वो अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे। शायद लॉकर मिलता है आपको, वहाँ रख सकते हैं, मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा लॉकर वॉकर का पंगा नहीं लेना। सिक्योरिटी चेक वगैरह हुआ, सब कुछ, बड़ी सारी बिल्डिंग है। मैं लाइन में लग गया। अब ये लाइन है जो बहुत लंबी लाइन है। और जब मैंने इंटरव्यू, एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो मैं भूल के बताना, जब मैंने इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट की थी तो उसमें आपको पूछते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, GRE मेरा क्लियर है, टोफल में भी ज़बरदस्त स्कोर आया, इंग्लिश में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंट था मैं, तो मैंने कहा इंग्लिश में ही देंगे, क्योंकि सेंस इट मेक सेंस राइट कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो मैं भी इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहता हूँ कि वीज़ा वाले को भी लगे भाई इसको आती है इंग्लिश, ये समझ पाएगा। इवन दो मेरा GRE है, GRE से प्रूव हो जाना चाहिए और टोफल से, बट एनीवेज, तो मैं लाइन में लग गया। अब लाइन कैसी थी, लाइन यहाँ से ऐसे सीधी जा रही थी, फिर ऐसे घूम के पीछे आ रही थी, और फिर अंदर जा रही थी बिल्डिंग के। तो ये जो बाहर वाला ऐसे यू शेप बनी हुई थी ना लाइन की, इसके अंदर मैं अभी खड़ा था। मैं बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं था अभी, क्योंकि मैं पहली बार गया। फिर धीरे धीरे लाइन चलती रही। फिर मैं वो डोर के पास पहुंचा जिस डोर से अब बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर को गया, थोड़ा सा आगे को जब लाइन बढ़ी, तो मैंने देखा अंदर जाके ना ऐसे एक लाइन, सीधी लाइन है, बस इतनी थी, मतलब एक सीधी लाइन है, और यहाँ पे जाके वो लाइन खत्म हो रही है। और यहाँ से ना बारी बारी जब किसी का नंबर आ रहा है ना, तो वो जाए जा रहे हैं लोग। तो वहाँ पे आई थिंक 18 या 20 विंडोज़ थी ऐसे आगे, उन सब में ना ग्लास लगा हुआ है। जैसे वो आप सिनेमा में, मूवी थिएटर में टिकट लेने नहीं जाते, ग्लास लगा होता है, और ग्लास के पीछे वो बंदा बैठा होता है, तो सेम ही था माहौल। और उसके पीछे वो लोग बैठे हुए थे जो भी इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास एक कंप्यूटर था। और यहाँ पे जहाँ पे लाइन रुकी हुई थी ना, जहाँ पे लोग वेट कर रहे थे, वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला भी खड़ा था। सिक्योरिटी वाला या जो भी है, मतलब उनका एम्प्लॉय। जैसे जैसे कोई विंडो अवेलेबल होती थी, मतलब किसी का इंटरव्यू हो गया, तो वो बोलेगा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लाइन बढ़ती गई आगे। मेरा नंबर आया, मुझे अभी तक ध्यान है, जैसे मैं आगे खड़ा था, काउंटर नंबर 15 पे एक लेडी बैठी थी, वहाँ पे आया मेरा नंबर। वो बंदा बोलता आप जाओ 15 पे। मैं गया, वो जो लड़की बैठी थी वो इंडियन तो नहीं लग रही थी देखने से बिल्कुल भी, मतलब आई थिंक मे बी शी वॉज वाइट, लग रही थी कि मे बी वाइट है, बट जो भी है कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता है उससे। बट वैसे बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि वो इंडियन नहीं थी। वहाँ पे शायद मैंने ऐसे इधर उधर लेफ़्ट राइट करके देखा था थोड़ा, मुझे एक दो लोग दिखे थे जो मुझे लगा देखने से कि मे बी दे आर इंडियन। तो मुझे लगा कि मे बी कई लोग हिंदी में चूज़ करते हैं ना इंटरव्यू देना, तो मे बी उनके लिए होंगे क्योंकि वो लोग हिंदी बोल सकते हैं। तो ये लेडी ने, इंग्लिश में हुआ मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी कैसा हुआ मैं आपको अब बताता हूँ। द इंटरव्यू वाला पार्ट, उसको मैंने अपना पासपोर्ट दिया और मैं पूरी फाइल बना के लेके गया था, इतना बड़ा मोटा बाइंडर, और बाइंडर के अंदर ना मैंने लेबल लगा रखे थे हर उसके अंदर। जैसे वो बाइंडर नहीं होता, इसमें प्लास्टिक की काफ़ी फोल्डर्स होते हैं, ऐसे ऐसे आप करते रहो फ्लिप, तो ऊपर लेबल लग जाता है। तो मैंने हर उसके ऊपर लेबल लगाया था कि जैसे ही वो कोई डॉक्यूमेंट मांगेगी मैं ऐसे फ्लिप करूँगा, ये लो, ये लो, ये लो, कॉलेज का आपने एप्लीकेशन फॉर्म मांगा, ये लो, लोन का अप्रूवल लेटर मांगा, ये लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इतना मैं प्रिपेयर होके गया था, टॉप नॉच। मुझे वो बोलती है गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम। तो बोलती कैन आई सी योर पासपोर्ट, मैंने कहा ये लो। ऐसे वो खिड़की के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना ऐसे करके वाली, उसमें से मैंने पासपोर्ट दिया। उसने ऐसे पासपोर्ट खोला, देखा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसने शायद ही मेरी तरफ देखा है, बस उसने ऐसे एक बार ऐसे देखा था बस कि वो चेहरा मैच हो गया, हाँ वही बंदा है,
उसके बाद वो कंप्यूटर में ही टाइप कर रही थी। आई थिंक जो भी इन्फॉर्मेशन टाइप कर रही होगी मैं बोल रहा हूँ और मेरा DS-160 फॉर्म से मैच कर रही होगी, मुझे नहीं दिख रही थी स्क्रीन, तो ये मैं गैस ही कर रहा हूँ, बट वो टाइपिंग ही करे जा रही थी। कहती व्हाई डिड यू ओनली अप्लाई फॉर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज, और वो बोलती एंड दैट टू ओनली इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ऐसा करके उसने मुझे बोला। तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा आई ओनली वांट टू स्टडी इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, आई वांट टू डू माय ट्रेनिंग देयर, आई वांट टू कनेक्ट विद पीपल, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मी देयर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। मैंने उसको ये भी बोला कि द प्रोफेसर्स फॉर कंप्यूटर साइंस इन दीज कॉलेजेस आर मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड, यानी कि इन कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं वो अपनी फील्ड के माहिर माने हुए मास्टर्स हैं, मैं इन मास्टर्स के पढ़ना चाहता हूँ। ये सब मैंने इंग्लिश में बोला, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बस इतना बोला। ये हमारी जो बात हुई है ना, ये जो मैंने बताया आपको सेगमेंट, गुड मॉर्निंग से पासपोर्ट लिया कि तुमने यही कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी वाली कॉलेजेस क्यों चीज़ की है, वो भी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर, ये बात हमारी, और मैंने जो रिस्पांस दिया, ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन आई थिंक 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, जैसे मैंने ये आंसर दिया उसने मुझे ना साइड पे उसने काफ़ी सारे ना वाइट पेपर रखे हुए थे प्रिंटेड, उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड था, वो सारे सेम ही थे, आप बता सकते हो देख के। उसने वो उठाया और पासपोर्ट लिया मेरा, कहती हियर यू गो, कहती सॉरी वी आर अनएबल टू अप्रूव योर वीज़ा एट दिस टाइम, देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर, हैव अ ग्रेट डे। तो मैंने उसको देखा, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा ये हुआ क्या मतलब, तो कहती ओके गुड बाय, ऐसा बोली। बड़ा रूड थी, मतलब इतनी रूड। तो फिर मैं चले गया, मैंने वो जो पीछे सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने कहा इसने पासपोर्ट दे दिया, कहता हाँ वो रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा। उस टाइम पे तो मतलब मेरे माइंड में, आप मानोगे नहीं, इतने ज़्यादा थॉट्स थे ना, मेरा दिमाग एकदम पुश लाइक फट गया था, मतलब कि मैं यही एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। मेरे माइंड में आया, मैंने कहा इसने तो कुछ पूछा ही नहीं, ये इंटरव्यू थोड़ी था, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था दैट्स इट, और बोलती कि नहीं, मतलब आगे कुछ पूछा ही नहीं। लाइक बंदे इतनी तैयारी करके आते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, एडमिशन भी मेरा हो गया, अप्रूवल भी आ गया था मुझे, जितने भी मैंने कॉलेजेस में किया था ना सबसे अप्रूवल आ गया था मुझे। नहीं रिजेक्ट करना है, अगर तुम्हें लगता है ना रिजेक्ट करना है तो करो, लाइक ठीक है अब करते हैं रिजेक्ट, मुझे पता ही है कुछ लोगों का करते हैं रिजेक्ट, बट क्वेश्चन तो पूछो, थोड़ा इंटरव्यू तो मतलब लो, थोड़ा इस क्वेश्चन से कैसे बता दिया तुमने। तो बाहर जो लोग कर रहे हैं ना, वो जब किसी को देखते हैं ना एम्बेसी से कोई बाहर आ रहा है और उसके हाथ में अगर पासपोर्ट है, तो उन सब समझ जाते हैं कि भाई इसका वीज़ा हो गया रिजेक्ट, क्योंकि जब वो वीज़ा अप्रूव कर देते हैं ना तो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है एक्चुअल, और फिर पासपोर्ट या तो आप पिक कर सकते हैं एम्बेसी से, या फिर आपके घर डिलीवर हो जाएगा, वो आपसे जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके ऊपर। मैं तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था मेरे माइंड में, और मैं बहुत गुस्से में भी था। गुस्सा मतलब कि मैं बहुत अपसेट था, ऐसा अपसेट था कि मुझे ये लगा कि मैंने इतनी प्रिपरेशन की, मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ मैंने सही तरीके से किया, इतने सालों से मैं इस गोल के पीछे पड़ा हूँ, और ये मतलब बंदी मुझे बोलती है ऐसे 30 सेकेंड्स के अंदर मेरी लाइफ के ड्रीम को एक क्वेश्चन पूछ के कि ख़त्म तेरी ड्रीम। मेरे पापा खड़े हैं बाहर, सीरियसली बताऊँ मेरे से ज़्यादा शायद वो एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था। जितने भी ये पैसे लगे, ये वीज़ा का भी उस टाइम पे तो ये मैंने शायद 10-12 हज़ार दिया था वीज़ा के इंटरव्यू का अकेला, अभी शायद और ज़्यादा हो गया, सिर्फ इंटरव्यू के कह रहा हूँ मैं। ये वो जो अकेडमी के थे वो अलग, मतलब कितने पैसे खर्च थे, वो भी पापा ने, सब उनके थे। वो बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, उनके माइंड में तो यही है ना इसका वीज़ा लगेगा कि हम फिर बाहर जाएंगे खाना वाना खाने, यू नो सेलिब्रेशन थोड़ी बहुत होती है जो भी है वो थे। मतलब मैं रोने वाला हो गया था, मुझे नहीं पता मैं अपने टीयर्स कैसे कंट्रोल कर रहा था। अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना वो चीज़, मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, बट वो मुझे बहुत डीपली मुझे अफेक्ट किया था। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये था, मैंने कहा यार कुछ पूछा ही नहीं इन लोगों ने, मतलब क्या ही है। मुझे ये लगा, मैंने कहा ये तो पैसे खाने को बैठे हैं, तुम 12-12 हज़ार ले रहे हो, इतने पैसे ले रहे हो, कुछ पूछ कर तो सही, तुम एक क्वेश्चन में कैसे बता सकते हो। मतलब मुझे बहुत ही हर्ट हुआ। फिर मैं बाहर गया, पापा खड़े थे, वो मुझे देख के, मेरे पापा ना ऐसे दूर से दिख गए थे ना मुझे, ऐसे वो आगे रोड क्रॉस करके फुटपाथ पे खड़े थे काफ़ी लोग, तो मैंने उनको देख लिया, तो मुझे देख रहे हैं और मैं गया उनके पास। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पर नहीं हुआ। उनका एकदम लाइक उनका मुँह ही उतर गया, नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा चलो, मैंने कहा पहले चलते हैं फिर बताऊँगा आपको। फिर हमने ऑटो किया, हम गए गाड़ी में बैठे रहे हम, गर्मी थी, थोड़ा एसी ऑन करके ना, और मैंने बताया पापा को सब कुछ। मैंने कहा ऐसा हुआ, मैंने कहा वो लेडी ने कुछ पूछा ही नहीं, मतलब मुझे तो मैंने कहा ऐसा लगने लग गया कि ये ऐसे खाने को बैठे हैं मुझे, क्योंकि ऐसा सच में मुझे फील होने लग गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछे होते हैं ना, उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं सही लगे होते, या मैंने कुछ गलत बोला होता ना, तो मैं बोलता कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया। तो मेरे को ये था, मैंने कहा यार पूछा ही नहीं, मैंने कहा पापा कुछ उसने, मैं इतनी तैयारी करके गया क्वेश्चनों की। मैंने कहा मतलब जो भी उसने बताया था मुझे महावीर जैन अकेडमी वाले ने। और एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल गया, मैं तो पूरा टिप टॉप मैं ना रेडी होके गया था। मैंने ऐसे शर्ट पहनी थी, कोट वोट नहीं, शर्ट बटन वाली शर्ट होती है ना, वो पहनी थी मैंने, और जो फॉर्मल पैंट होती है, बेल्ट, बालों पे मैंने ना ऐसे, अभी तो मैंने ऐसे घर में बैठा हूँ, मतलब ऐसे पूरा स्टाइल वाइल करके ना, जो प्रोफेशनल नहीं होता, ऐसे जेल वेल लगा के वो करके पूरा अच्छा प्रोफेशनल नर्ड बन के गया था मैं, कि मतलब लग रहा था कि मतलब कोई
प्रोफेशनल बंदा आया, ऐसा करके गया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतने डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, कोई फ़र्क, मतलब कुछ पूछा भी नहीं, ना कोई डॉक्यूमेंट देखा पासपोर्ट के अलावा, कुछ भी नहीं। 12,000 तो वेस्ट जो भी लगे, बट वो मेरा जो ड्रीम था कि मुझे अमेरिका जाके पढ़ना है, वो भी मतलब एक तरह से उसने ख़त्म ही कर दिया। फिर अब मेरे पापा बोलते कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत गाइड करते थे मेरे पापा ने मुझे, और जब भी मैं उनसे कुछ बात करता था ना, ऐसे कुछ मेरा माइंड में चल रहा है, मैं बहुत मतलब इमोशनल हो रहा था, तो जैसे वो मुझे समझाते थे ना, ऐसे मोटिवेट करते थे, उससे बड़ा मतलब हौसला मिलता था। तो उन्होंने मुझे यही बोला, उनको भी ये हो गया, उनको कहते कि ये पूछा क्यों नहीं उन्होंने तेरे से कुछ। तो फिर मुझे बोलते कि कहते कि नहीं, अगर तुझे जैसे बाहर ही पढ़ने का तो कोई शौक है ना, तो कनाडा या जर्मनी में देख ले, क्योंकि मेरी MJ अकेडमी वाले भी ये भी ना स्पेशलाइज वहीं करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। पर्सनली मेरा चॉइस था कि मुझे USA जाके पढ़ना, वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मिल जाए मैं चले जाऊँगा। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मिल जाए। तो फिर उसी दिन हम गाड़ी में जब बैठे, उसके बाद हम घर नहीं गए अभी, हालांकि मम्मी को पापा ने बता दिया फ़ोन पे। फिर उसके बाद ना हमने क्या किया, मैंने ये जो बंदा था ना महावीर जैन अकेडमी का जो ओनर था, इसको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि उसको पता था आज मेरा इंटरव्यू है। मैंने इसको बताया, मैंने कॉल की, कहता या भवेश। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा नहीं हुआ, मैंने कहा। तो मुझे पता क्या बोलता है ये बंदा फ़ोन पे, ये बंदा ओनर महावीर जैन अकेडमी का, जिसको हमने पैसे दिए थे GRE की प्रिपरेशन के लिए, और ये जो वीज़ा की इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसके लिए। मैंने इसके ऊपर कोई ब्लेम वेम कुछ नहीं डाला था, हालांकि इसने प्रिपरेशन कराई थी, बट नॉर्मली कराई थी, कुछ अबव एंड बियॉन्ड नहीं थी, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही थे कि तुम क्यों जा रहे हो, ये कॉलेज क्यों किया, ऐसे 8-10 क्वेश्चन थे, बस वही कराए थे इसने प्रिपेयर। और इसने बोला था कि काफ़ी है, क्योंकि मैं तो इंडिया से कभी बाहर गया नहीं, मैंने आज तक कभी वीज़ा का इंटरव्यू ही नहीं दिया किसी भी कंट्री का। मैंने कहा यही होगा जो बोल रहा है बंदा। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं हुआ। तो मुझे बंदा बोलता है, मतलब ऐसा नहीं इसने कुछ बोला कि नहीं हो जाएगा, फिर से करो, या जो भी, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं। मुझे कहता मुझे तो पता ही था तुम्हारा होगा नहीं। कहता ये तो मुझे पहले ही पता था तुम्हारा होने ही नहीं वाला। कहता तुम्हारा एक्सेंट की वजह से। कहता मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम्हारा नहीं हो सकता था। कहता ये तुम कर रहे थे, कहता तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा बोला, इतना नेगेटिव बंदा, इतना नेगेटिव। ऑलरेडी मैं इतना इमोशनल हो रखा हूँ, और मतलब इनको, ये टीचर हैं, ये गुरु लोग हैं, ये इनका काम होता है मोटिवेट करना अपने स्टूडेंट्स को, ना कि उनको फेल होने के लिए, जब या फिर वो फेल हो जाएं किसी चीज़ में, उनको और नीचे गिराना, उनको और बुरा कराना। ऐसा काम नहीं होता गुरु का। तो मैंने फिर फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ये क्या है। मैंने कहा इसको पैसे मिल गए, इसके पैसे ख़त्म हो गए इसके, अपने हज़म कर लिए अपने, और मेरा वीज़ा नहीं हुआ। तो अब ये इसको इसलिए ऐसा मुझे लग रहा बोल रहा है ताकि हम इसको बॉदर ना करें, हो गया जो भी है। फिर हम उसके बाद ना मेरे पापा को भी मैंने बताया, तो उनको भी बड़ा गुस्सा है। कहते ये तो बड़ा अनप्रोफेशनल आदमी है। कहते इससे तो चलो हम देख लेंगे, बाद में डील करेंगे। और कोचिंग सेंटर्स होते हैं GRE और जो बाहर एडमिशन कराते हैं, इनमें गए हम। तो एक बहुत फेमस है द चोपड़ास करके, तो पता नहीं कौन सी लोकेशन थी, बट आई थिंक पता नहीं कहाँ थी, बट उसमें हम गए द चोपड़ास में। उनकी काफ़ी लोकेशन है, उसमें हम गए। ये सेम डे ही है, अभी मेरा सुबह इंटरव्यू में वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और हम ये चोपड़ास के वाले के पास चले गए, हम इंस्टीट्यूट में। इनको हमने जाके बोला, हमने कहा कि GRE वगैरह एडमिशन वगैरह हमारा सब हो रखा है, आज मेरा इंटरव्यू था वो रिजेक्ट हो गया, कि आप मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा सकते हो। क्योंकि मुझे अब साफ पता लग गया था कि MJ अकेडमी वाले ने मे बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी नहीं कराई, या जो भी है, हमें सेकंड ओपिनियन चाहिए थी। तो द चोपड़ा वाला का जो बंदा था ना, जिससे हमने बात करी, वो बोलता कि आज तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ना, तो मोस्ट लाइकली अब तुम्हारा लगेगा नहीं। कहता सेकंड टाइम तो बहुत मुश्किल होता है। कहता और तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या था कि मिनिमम 3 बिजनेस डेज आपको वेट करना पड़ेगा, उससे पहले आप फिर से नहीं दे सकते इंटरव्यू, और वो भी डेट पे डिपेंड करता है आपको कब की मिलेगी। तो ऐसा इसने बोला। कहता कि कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करके इसने डिसमिस कर दिया। फिर हमने फिर कुछ इसमें हमने तो इनरोल किया नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। जब बंदा ही बोल रहा है कि हम इनरोल तो कर लेंगे तुम्हें, बट लगता नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा। तो हमने नहीं किया इनरोल। फिर हम आगे घर, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते कि इन सबको रख साइड पे, कहते कि अब मैं तेरे को तैयारी कराता हूँ। कहते हम करेंगे रिसर्च, कहते हम एक एक चीज़ को डिटेल से करेंगे तैयार। कहते हमें किसी भी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी गुस्सा आ गया था। वो बोलते कि तेरे को उन्होंने बोलने कैसे नहीं दिया। उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मुझे अभी तक याद है। कहते मैं तेरे ये जो 12,000 लगे ना इसके, मैं फिर से दूंगा। तुझे अपना गुस्सा निकालना है ना, गुस्सा निकालना है एज इन लाइक वर्बली, कि तुझे बोलने नहीं दिया, बोलने से रोका ना मुझे। कहते तू जा और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे के आ, उसके बाद तेरे को रिजेक्ट कर देना, कोई बात नहीं। कि तुझे जो करना है इंडिया में पढ़ना, इंडिया में पढ़, दूसरी कंट्री में जाना, हम देखेंगे, बट तू अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो निकाल के आ, नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी कहते तेरे दिमाग में रहेगी बात। और वो सही बोल रहे थे, मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि मुझे बहुत बॉदर क्योंकि वो मुझे बात बहुत बॉदर करी थी पर्सनल लेवल पे, कि मुझे बोलने ही नहीं दिया। इतनी प्रिपरेशन के बाद सब कुछ हो गया, एडमिशन भी हो गया, और ये वीज़ा का जब इंटरव्यू की बारी आई, हम मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। तो हमने 3 दिन वेट किया, 3 बिजनेस डेज। वो 3 बिजनेस डेज में इतनी तैयारी करी मैंने, मेरे पापा ने। यूट्यूब की शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी इंटरव्यू के ऊपर
यूएस का जो इंटरव्यू होता है ना उसके ऊपर हमने नहीं देखी होगी। ये जो कोचिंग सेंटर वाले भी डालते रहते हैं वो भी देखी। वो सब करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। उस वर्ड डॉक्यूमेंट में मेरे केस के अकॉर्डिंग कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, किन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ, हमने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना क्वेश्चन के वो सब लिखे अपने माइंड से भी। अजीब से अजीब क्वेश्चन भी देखा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, उनकी कैसी जॉब है, मम्मी क्या करती हैं, सिस्टर क्या करती है, उस कॉलेज में क्यों जा रहे हो, उस कॉलेज में कौन से प्रोफेसर हैं जिसकी तुम बात कर रहे हो ना कि प्रोफेसर अच्छे हैं, क्या नाम है, वो सब मैंने लिखे। उन सब के मैंने रिसर्च करी, सबके नाम मेरे को मैंने याद करे। मैंने कहा ये प्रोफेसर है। एक्चुअली में मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं मैं रट्टे लगा रहा था। मैंने एक्चुअली में रिसर्च करी उन प्रोफेसर्स के बारे में कि ये प्रोफेसर है, इस फील्ड का प्रोफेसर है, इसकी ये अचीवमेंट्स है, इसलिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं इसके अंडर पढ़ना चाहता हूँ। मैंने मतलब जो ये तो अभी मैं आपको छोटे छोटे में बता रहा हूँ, बट पूरा मैंने रिसर्च किया 3 दिन दिन रात। पापा अपनी जॉब वगैरह पे भी नहीं गए, हम दोनों ने सिर्फ यही किया, डे एंड नाइट। और फिर जब मेरा तीसरा दिन पूरा हुआ उसके बाद मैंने ना अपॉइंटमेंट लेने की फिर से कोशिश करी। फिर से मेरा बायोमेट्रिक्स होना था दूसरी बार, तो वो मेरे को मिल गई बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट। और मुझे जो वीज़ा का जो इंटरव्यू है उसकी मुझे अपॉइंटमेंट मिली आई थिंक फिर से वही 1 महीने के बाद या ऐसे कुछ काफ़ी दिनों के बाद की मिल गई। मैंने बायोमेट्रिक्स दिया, जो मेरा 4th डे था ना उसी दिन की मिल गई थी मुझे, अगले दिन की मैंने जाके दिया बायोमेट्रिक्स। फिर मैं घर आया रात को ना, मैं 11-12 बजे तक हम प्रैक्टिस फिर भी कर रहे थे, चौथे दिन भी बायोमेट्रिक्स देने के बाद भी मैं और मेरे पापा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो रात को 11 या 12 बजे ऐसा कुछ था, लेट नाइट था, मैं भी हो सकता है 10 साढ़े 10 हूँ, बट लेट नाइट मैंने वो इंटरव्यू किया। जो अपॉइंटमेंट लेते हैं ना उसका मैंने वो पोर्टल ओपन किया, उसके अंदर मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी। उसके अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, अगर आप कैंसिल करोगे तो फिर जो भी डेट अवेलेबल है आपको वही मिलेगी। जैसे अगर आपकी अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट आपने कैंसिल कर दी तो हो सकता है आपको पहले की मिल जाए, अगर किसी ने कैंसिल की है नहीं मिलेगी तो फिर मैं हो सकता है 1 महीने बाद की मिल जाए। मैंने कैंसिल कर, मैंने कहा देखा जाएगा। और जैसे मैंने कैंसिल की ना मुझे मिल गई अगले दिन की। तो 3 दिन मेरे हो चुके थे, ये चौथा दिन था, मुझे 5वें दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई लकीली। और मैंने ले ली फटाफट और मैंने फिर बताया पापा को। मैंने कहा ऐसे ऐसे कल की मिल गई, वो भी खुश। कहते अब चल। फिर मैंने और तैयारी करी और उस दिन जो चौथा दिन था ना वो रात को मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी 11-12 बजे जो भी है। वो करने के बाद पापा बोलते चल अब सो जा, आराम से रेस्ट कर, आज हम कोई तैयारी नहीं करेंगे, तू रेडी टू गो। नेक्स्ट डे हम गए और ये दिन मैं कोई प्रोफेशनल कपड़े कुछ नहीं डाल के गया था। मैंने कहा अपने जाएंगे अपने स्टाइल में, जो हैं वही बन के जाएंगे। नॉर्मल जैसे मैं जाता हूँ ना कैजुअल में, मेरे को शौक है टी-शर्ट वी-शर्ट पहनने का, ओवर शर्ट पहनने का, जीन्स स्पोर्ट्स शूज़ जैसे भी है, बाल ऐसे मैं मैसी रखता हूँ, ऐसे करके पूरा स्टाइल वाल मार के मैं गया। फोल्डर में अपना ले गया था साथ में, वही सेम चीज़ हुई। पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई, ऑटो किया, पापा बाहर खड़े हैं, फिर से मैं लाइन में लग गया। इस बार एक चीज़ मैंने चेंज करी। वो मैंने क्या चेंज किया, इस बार जो लैंग्वेज पूछते हैं ना आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है वीज़ा का, मैंने वो सिलेक्ट करी इस बार हिंदी। और ये मैंने क्यों सिलेक्ट करी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं करी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो प्रॉब्लम। मैंने इसलिए सिलेक्ट करी क्योंकि वो जो लेडी थी ना, मुझे लगता है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो जान के उसने रिजेक्ट किया, जो भी है। मैं चाहता था वो लेडी मेरा फिर से इंटरव्यू ना ले, कहीं ऐसा ना हो वो फिर से रिजेक्ट कर दे। तो मैंने कहा अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो वो तो नहीं लेगी, ये तो गारंटीड हो गया प्रीटी मच, राइट। तो मैंने हिंदी सेलेक्ट करी, मैं लाइन में लगा ऐसे ही, फिर आगे गया। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जब मेरा नंबर आया, आगे विंडोज़ थी ना इतनी सारी, मैं बता रहा था 18 या 20, तो वो लड़की मुझे दिख गई थी, वो 15 नंबर पे ही थी अभी भी, इस बार भी 5 दिन बाद। और क्या हुआ, उस लेडी के ना राइट साइड पे एक और लेडी थी 14 नंबर काउंटर पे। वो लेडी सबका रिजेक्ट ही करी जा रही थी। पहले उसने एक बंदे का शायद रिजेक्ट किया, फिर एक फैमिली गई, हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे, उनका भी रिजेक्ट कर दिया। मुझे कैसे पता रिजेक्ट कर दिया, वो लोग अपना पासपोर्ट उनके हाथ में था और जा रहे थे और वाइट पेपर लेके। तो फिर जब मेरा नंबर आया तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड बोलता जा 15 नंबर पे। मैंने कहा ओह माय गॉड, 15 नंबर पे वही लेडी बैठी है सेम जिसने मेरा रिजेक्ट किया। फिर मुझे पता क्या वो मेरे माइंड में घबराया नहीं, मैंने कहा इसकी तो मैं अवार्ड लगाता हूँ। मैंने कहा देखते हैं, पहले तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया ना, मैंने कहा पहली बात तो ये लेगी नहीं मेरा, ये बोलेगी कहाँ हिंदी। मैंने कहा अगर इंग्लिश में आ जाती है इसको, अब मैं इससे मैं बात करूँगा कि इसने क्या है, क्या चक्कर है, मैं फिर से पैसे दिए, पूछ क्वेश्चन मेरे से। मतलब ऐसा था, मेरा कॉन्फिडेंटली गया था, ऐसे मैं लड़ने नहीं, कॉन्फिडेंस से। मैंने कहा कि पूछ के देख मेरे से क्वेश्चन, अब देख मैं कितना डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा प्रिपेयर होकर आया हूँ। मैंने कहा पूछ क्वेश्चन, पूछ मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ। मैंने कहा ऑनेस्ट जवाब मिलेगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट, प्रोफेशनल। मांगा इसने मेरा पासपोर्ट और एक वो जो पेपर होता है ना DS, पता नहीं कौन सा पेपर था, जो भी था उसने मांगा। उसने मेरा DS 160 लोड किया। हाँ ध्यान आया, पासपोर्ट के पीछे ना उस टाइम पे स्टिकर लगा देते थे, उस पर बारकोड होता है हर वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, उसको स्कैन करते तो शायद उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके कंप्यूटर पे। मुझे पता क्या बोलती, उसने स्कैन किया तो पहले तो उसने बोला पासपोर्ट, फिर उसने स्कैन किया, कहती नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, मेरे को लगा, मैंने कहा चल नमस्कार तो आता ही होगा बोलना, ये तो इंडिया में
काम कर रही है नो। मैंने कहा हाँ, बट मेरे माइंड में थोड़ा सा, मैंने कहा क्या बोल कर रही है। कहती है आपने हिंदी क्यों चूज़ किया, आप तो एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, आपको तो इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी में बोल रही है वो। मैंने कहा भाई मैंने कहा लाइक लिटरली, और मतलब फ्लुएंट हिंदी बोल रही है, एक्सेंट था उसकी हिंदी में, लाइक बाहर का ना शायद अमेरिकन एक्सेंट, या पर वो बोल रही थी बिल्कुल सही सही हिंदी बोल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। और मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा मैंने ना हिंदी पता क्यों सिलेक्ट किया, मैंने कहा आप की वजह से। मैंने कहा लास्ट बार मैं भी आया था 4-5 दिन पहले, आपने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया, आपने मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर 10 आपने आधे मिनट के अंदर मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा आप मेरा इंटरव्यू फिर से ना लो, इसलिए मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। मैंने कहा आप चाहते हो ना इंग्लिश में करना, इंग्लिश कर सकते हो। मैंने कहा ऑलरेडी मेरे को इंग्लिश आती है, मैंने प्रूव कर दिया है, मैंने पिछली बार भी इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था और मेरा स्कोर देख लीजिए आप। कहती फिर भी आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी चाहिए थी। मैंने कहा उससे क्या मतलब पड़ता आपको, ये इंडिया है। मैंने कहा इंडिया में हम हिंदी बोल सकते हैं ना। मैंने कहा आपको इंग्लिश में करना, आप इंग्लिश में कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने थोड़ा टाइप वाइप किया, ऐसा वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने लगी थी। मैं भी रेडी था फुल ऑन, उसको पता लग गया था कि ये भाई ये रेडी आया है, तो जो भी उसके माइंड में था। तो फिर उसने मुझे बोला, कहती सिंस मैंने आपका पिछली बार रिजेक्ट किया ना, तो एज़ पर आवर पॉलिसी मैं आपका नहीं ले सकती। मैंने कहा चल, मैंने कहा ठीक है फिर, मैंने कहा फिर, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके फिर, मैंने कहा नाउ व्हाट। तो कहती है जो 7 वाली विंडो है ना, इस पे जाइए। वो 7 में जो 14 नंबर था ना, उसके ऊपर उसने मेरे को हाथ कर दिया। वो जो लेडी, दूसरी लेडी, वो भी रिजेक्ट कर रही थी। मैंने 2 लोगों का तो मेरे से पहले रिजेक्ट होकर देखा है, होते हुए देखा है। तो मैंने मन में बना लिया था, मैंने कहा इस लेडी के पास तो मैं जाऊँगा नहीं। मैंने कहा इस बार तो मैं, क्योंकि इसने बोला नहीं इसकी बेस्ट फ्रेंड होगी या जो भी है, ये ऑलरेडी रिजेक्ट कर रही है, तो शायद मेरा ना करती, बट मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं एकदम पीछे घूम गया, और जो मेरा 15 नंबर था ना विंडो, उसके ऊपर कोई जो पीछे लाइन में लगा था वो आ गया। तो वो जो लेडी थी जिसने मुझे बोला आप कहीं और जाओ, वो बिज़ी हो गई। तो मैं पीछे आया सिक्योरिटी गार्ड के पास, तो बोलता क्या हुआ। मैंने कहा वो लेडी बोलती है 15 नंबर वाली, उसने मेरा रिजेक्ट किया था 3-4 दिन पहले वीज़ा, तो वो मेरा नहीं ले सकती। तो उसने बोला वो आखिरी में ना नंबर 18 पे जो अंकल है ना उनके पास जाओ, वहाँ पे ना सबका अप्रूव हो रहा था। मतलब लग रहा था ऐसा कि वो कर रहा है अप्रूव, जो भी है। मेरे को मतलब मैंने रिजेक्ट होते भी नहीं देखा, क्योंकि मैं नज़र रख रहा, जब मैं पहले लाइन में लगा था ना, मेरा नंबर नहीं आया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है और कौन सा अप्रूव कर रहा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता, क्योंकि वहाँ पे ना 3 लोग लाइन में ऑलरेडी लगे थे, एक का इंटरव्यू हो रहा था और 2 पीछे खड़े थे एक छोटी सी लाइन में। कहता वहाँ पे बोला आपको, कहता वहाँ पे तो 3 लोग लगे हैं। मैंने कहा पूछ लो आप जाके 15 नंबर पे। कहता अच्छा चलो जाओ, क्योंकि मैंने एट द एंड तो इंटरव्यू तो मैं दे ही रहा हूँ ना जेन्युइनली। कोई भी इंटरव्यू ले उनमें से क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरव्यू तो हो ही रहा है मेरा, कुछ उसमें मैं गलत थोड़ा ना बोल रहा हूँ, सब कुछ सच बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच बोलने ही आया हूँ। तो उसने मुझे वहाँ भेज दिया, उसमें मेरा नंबर आया। बहुत अच्छे एक अंकल थे, वो अंकल भी इंडियन नहीं थे, लग नहीं रहता, पता नहीं यार, बताना ही मुश्किल है, अब क्या करूँ, ऐसे देख के बताना मुश्किल है इंडियन है या नहीं है। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, वही सेम जब मेरा नंबर आया, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला हिंदी इंग्लिश का, बोलते नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट का वही बार कोड स्कैन किया ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप इससे पहले इंटरव्यू शुरू करें, इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, परफेक्ट, क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड था। तो मैंने उसको बोला अंकल को, मैंने कहा कि द ओनली रीज़न, मैंने इंग्लिश में बोला, मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मैंने उन्हें बोला, शुरू में मैंने हिंदी में बोला फिर इंग्लिश में। मैंने कहा मैंने ये इंटरव्यू अपना हिंदी में देने के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि एक लेडी है उसने मेरा रिजेक्ट किया था 3-4 दिन पहले, वो मेरा फिर से इंटरव्यू ना ले, मैंने इसलिए किया है। मैंने कहा सिर्फ ये रीज़न की वजह से मैंने हिंदी में दिया है, सिलेक्ट किया, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं। तो उसने मुझे देखा और वो स्माइल करने लग गया अंकल, मतलब बहुत नाइस वाली स्माइल होती है ना, ऐसे मजाक वाली नहीं कि मतलब खुश हो गए सुन के। तो कहते बेटा आपके ऊपर है, इफ़ यू वांट गिव इंटरव्यू इन हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना इंग्लिश में दीजिए। मैंने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं, कहता आपका GRE है ऑलरेडी, आप हो गए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड, उन्होंने आपका स्कोर सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब यू आर क्वालिफाइड। कहता ये तो सिर्फ इंटरव्यू है, हमें तो आंसर से मतलब है आपके। ये बोला उसने, कितना सेंसिबल बंदा था वो। मैंने कहा इंग्लिश। तो उसके बाद से मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ। तो उसने मुझसे फिर क्वेश्चन पूछे, कहता कि वाई डू यू वांट गो टू कैलिफोर्निया, ऐसे पढ़ने के लिए। मैंने बोला मेरा बचपन से ड्रीम था, मुझे वहाँ पे पढ़ना है, मुझे एजुकेशन लेनी है वहाँ पे। मैंने सीधा क्लियर कट जो भी आंसर था उसको बताया। कहते यही वाली यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ की। मैंने कहा यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं ना इन सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी जो वो रिसर्च करते हैं प्रोफेसर, वो जो रिसर्च करते हैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने नाम बताया 1-2 प्रोफेसर के, उनकी रिसर्च के बारे में बताया। तो मुझे वो ऐसे देख रहा है, ऐसे ना टेढ़ी आँख करके, ऐसे मतलब स्माइल करके कहता। फिर उसने पता क्या किया, उसने मेरा बस ये 2-3 क्वेश्चन पूछे उसने मेरा पासपोर्ट ना ऐसे जो काउंटर था ना अंदर, वहाँ पे ऐसे रखा हुआ था कि मतलब वो ऐसे हाथ रखा हुआ था उसके ऊपर, कि वो पासपोर्ट को या तो वो अपने पास भी कर सकता है, अगर अपने पास कर लिया तो अच्छी बात है, मतलब वीज़ा लग गया,
और वो ऐसे आगे खिसका सकता है खिड़की के नीचे से। अगर आगे खिसका दिया इसका मतलब वो आपको रिटर्न कर रहा है पासपोर्ट। तो वो ऐसे ना आगे खिसकाने लगा और मुझे देख रहा है चिड़िया से। कहता नहीं, कहता शुड आई प्रूव इट, ऐसा बोल रहा मुझे। मैंने कहा इट्स टोटली अप टू यू। कहता यू कैन वर्क हार्ड। मैंने कहा यार दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर द सेकंड टाइम। कहता गुड लक, कहता गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड गुड लक टू योर फैमिली, कंग्रेचुलेशन, ऐसा बोला उसने। और उसने पासपोर्ट रख लिया अपने पास। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आ जाएगा घर पे? कहता जो भी आपने ऑप्शंस लेके था वो था। कहता गॉड ब्लेस यू। और वीज़ा लग गया। मतलब अभी भी आप देख सकते हैं वही इमोशंस फिर से अंदर आ गए। मतलब पूरा चेहरा लाल हो गया अभी मेरा बात करते हुए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना वो सब। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, ऐसे मैं सोच के बात कर रहा हूँ। थोड़ा मैं कट करूँगा बीच में, थोड़ा जैसे बीच में सोच रहा होता हूँ ना, रुक जाता हूँ वीडियो में, तो मैं वो कट करूँगा, इसलिए आप थोड़े बहुत कट्स देख रहे हैं। वैसे मैं सोच के ही बोल रहा हूँ। हुआ और फिर मैं खुश, मैं निकला बाहर। और जैसे मैं गया मैंने पापा को देख लिया। तो ऐसे मैं मुँह लटकाता हूँ ना, ऐसे ऐसे गया मैं पापा के पास। वो बोलते नहीं हुआ ऐसा करके। मैंने कहा पापा हो गया। और मैंने पापा को हग किया। और लाइक मैं थोड़ा ना शर्मीला टाइप का आदमी हूँ। देखो मैंने मतलब ज़िंदगी में शायद पापा को 1-2 बार ही हग किया। ऐसे मुझे शर्म आती है, जैसे भी आप कह लो। और उस टाइम पे मैंने कहा शर्म वरम गई भाड़ में, मैंने पापा को हग किया, आने का लग गया वीज़ा। फिर ऑटो रिक्शा किया हमने, सरदार जी थे ऑटो वाले, और हम पंजाबी फैमिली से हैं तो पापा पंजाबी बोलते हैं ज़्यादा। मेरे पास सरदार जी लग गया वीज़ा, लग गया, चलो चलिए। कहता फिर कहता कि फिर जैसे हम चले, कहता तो हमें छोड़ा उसने। कहता वीज़ा लग गया। फिर कहता शगन देना पैना, तो मिठाई देनी पैनी, मुंह मिठा कराना पैना। फिर पापा भी खुश थे तो उन्होंने भी थोड़े बहुत ज़्यादा उसको दे दिया। हम गाड़ी में बैठे और मैंने क्या किया अभी हमने मम्मी और मेरी सिस्टर को नहीं बताया, उनको हम घर जाके बताना चाहते थे। मैंने कॉल किया MJ अकेडमी के ओनर को। उसने उठाया कॉल और मैंने बोला मेरा इंटरव्यू था, मैंने फिर से दिया। कहता क्या हुआ? कहता आपको इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था। कहता मैंने आपको बोला था। कहता सेकंड टाइम बहुत मुश्किल होता है, आपकी प्रॉब्लम थी एक्सेंट की। ऐसा ऐसा बोलने लग गया। मेरी बात भी नहीं सुनी अभी उसने। मैंने कहा हो गया? ऐसा नहीं बोला हो गया, मैंने माइंड में सोचा नहीं हो गया तेरा। मैंने कहा हो गया ना, डन। मैंने कहा बोल ले पहले तू, पहले तू बोल, पहले बात ख़त्म कर फिर बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। मैंने कहा तुम पहले बोल लो, ठीक है। बोला मैंने स्पीकर पे लगा हुआ था इस बार गाड़ी में ना, ब्लूटूथ पे, पापा भी सुने। हो गया उसका, डन हो गया। उसने नेगेटिविटी जितनी झाड़नी थी उसने झाड़ ली अपनी। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरा वीज़ा लग गया, अप्रूव हो गया। कहता क्या? मैंने कहा हाँ मेरा वीज़ा लग गया। कहता नहीं, कहता ये ऐसे कैसे हो गया? कहता मैं तो मान ही नहीं सकता। मैंने कहा मेरा वीज़ा लग गया, इसमें मान ना मान मुझे क्या। मैंने कहा मानो ना मानो, मेरा तो लग गया वीज़ा, मेरा 3-4 दिन था, जो भी था 5वां दिन। कहता ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं, ऐसा कैसे लग गया? कहता आपने कोई इंस्टीट्यूट दूसरा किया था प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन? मैंने कहा मेरे पापा ने मेरी प्रिपरेशन कराई है। मैंने कहा आप लोगों को हमने पैसे दिए थे प्रिपरेशन कराने के लिए, चलो आपने प्रिपरेशन कराई नहीं कराई जो भी है, बट मैंने कहा आपने जो आंसर दिया ना उसके बाद कि हो नहीं सकता है एक्शन वैक्शन, मैंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मैंने सुना है क्योंकि मुझे सुनाना था मेरे अंदर। मैंने कहा ये क्या है, तुझे पैसे देने, तुझे मोटिवेट करना चाहिए, हमें ये क्या डीमोटिवेट करो। अभी भी बोल रहा नहीं देना था ये वो। मैंने कहा हो गया। फिर वो बोल रहा था कुछ, मैंने फ़ोन काट दिया, स्नूप डॉग। बस खत्म। फिर उसके बाद हमने उन लोगों को कोई मैसेज वैसे नहीं किया क्योंकि पता लग गया था उसका, वो जो ओनर है ना उसका जो घमंड है वो बहुत, जो ईगो है ना, ईगो नहीं, मतलब क्या बिज़नेस तुम ईगो ला रहे हो? तुम्हारा बिज़नेस है बच्चों की हेल्प करना जिन्होंने बाहर जाना है पढ़ने, तुम पैसे ले रहे हो मोटा, तुम्हारा काम ही मोटिवेट करना है, सिखाना है, गुरु हो तुम, टीचर हो, क्या तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो? एनीवेज, तो उस एकेडमी के बारे में मैंने आपको बता दिया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए अगर आप उसमें ज्वाइन करते हो तो आप, रिव्यू है ये मेरा बस। एनीवेज, उसके बाद हम घर गए, खाना वाना खाया, हम बाहर गए, पार्टी वार्टी की, और फिर मेरा वीज़ा आके लग के हफ्ते के अंदर ना पोस्ट ऑफिस से हमने डिलीवरी कराई थी, लग गया वीज़ा, फिर हो गया वीज़ा मेरा। बट इसके जो रेपरकशंस थे, रेपरकशंस की चीज़ के, जो मेरा वीज़ा उस लेडी ने एक बार रिजेक्ट किया था ना, वो बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। आज भी 10 साल बाद वो जो उसने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया था ना, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है। मैं 10 साल से इंडिया नहीं गया था। हाँ, मेरे पापा आए थे, मेरे को पेरेंट्स आए थे मुझे मिलने यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से नहीं मिला मैं इंडिया नहीं गया था 10 साल से। मेरी कुछ वीडियो में जो वीडियो डाली है ना कि 10 साल के बाद मैं इंडिया गया हूँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि पेरेंट्स से मिलना चाहिए। हाँ, मैं पेरेंट्स से तो मिला था, वो आए थे ना, उनका 10 साल का उनका वीज़ा लगा हुआ था, तो मेरी मामू और सिस्टर का भी, तो उनका तो अभी रिन्यू भी हो गया। बट एनीवेज, वो जो वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ उसके जो रेपरकशंस हैं, अब जब मैं 10 साल के बाद इंडिया गया, जाते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जब मैं वापस आया इंडिया से निकलते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
अब मेरे पास इस टाइम पे मेरे पास ग्रीन कार्ड है, अगले साल मैं यूएस सिटीज़न बन जाऊँगा, तो ग्रीन कार्ड पे तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट जब मैं यूएसए में आया, सैन फ्रांसिस्को में मैं लैंड किया था। अभी मैं पिछले 1 साल में 2-3 बार जाके आया हूँ इंडिया। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 10 साल के बाद गया, तो ये जो मेरा पहला ट्रिप था ना अभी लास्ट ईयर, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये लास्ट ईयर की है शायद। तो जब मैंने यहाँ पे आया इमिग्रेशन पे, तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, मेरा ग्रीन कार्ड स्कैन किया, जो भी है, पूछा इंडिया गए थे, मैंने कहा हाँ इतने साल बाद, जो भी है। मेरी वाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरे को बोलते कि आपको सेकेंडरी में जाना पड़ेगा, तो मेरी वाइफ भी साथ में चली गई, बट उसको नहीं बोला था, वैसे वो मेरे साथ बैठने को। सेकेंडरी मतलब कि जब उन्हें ज़्यादा इंस्पेक्शन करनी हो या ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हो ना, या फिर और आपको स्क्रूटनाइज करना हो, तो सेकेंडरी में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर जो पहली होती है, जो पहला इमिग्रेशन चेक पॉइंट होता है ना, वहाँ पे लाइन होती है ना, काफ़ी लोग होते हैं पीछे, फिर आपके ऊपर इतना टाइम लगाएंगे, तो वहाँ ले गए। मैंने कहा अब रेडी हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे नहीं कभी कभी फ़ोन वगैरह भी खुलवा लेते हैं सब कुछ। मैंने कहा खुलवा लें, मैंने कहा कुछ गलत किया नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, तो मुझे डर नहीं था। मैंने कहा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं 10 साल के बाद अमेरिका से बाहर गया हूँ, वापस आया हूँ, तो मैंने कहा ठीक है पूछें जो भी है। शॉपिंग वॉपिंग अपने कुछ की नहीं थी, ऐसे थोड़े बहुत कपड़े लाए थे, $100 $150 के, $800 की शायद लिमिट होती है, उसके ऊपर आपको शायद $800 के ऊपर आपको कस्टम देना होता है या जो भी है लिमिट, बट वो हमारी तो बहुत ही उस लिमिट के आसपास भी नहीं थे। वो खोल के भी देख लेते तो वो सही निकलता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों में ना, कि बाद में पकड़े जाओ फिर पेनल्टी पड़े फिर रैकेट पाया जाता है। तो बेस्ट है कि भाई सही सही बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, थोड़ा टैक्स देना पड़ जाएगा, टैक्स तो वैसे भी देना चाहिए। एनीवेज हम बैठे रहे आधा घंटा तो उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं, वो मतलब गायब ही रहे। अपना मेरा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद बोलते भवेश, ऐसे करके मैंने बोला भवेश शर्मा। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? तो मेरे पास इमिग्रेशन ऑफिसर आई, कहती इंडिया गए थे आप काफ़ी टाइम बाद। मैंने कहा हाँ 10 साल के बाद गया था। कहते कुछ सामान लाया हो? मैंने कहा हाँ $100-150 के कपड़े। कहती यू गुड टू गो। मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने जाके, मैंने कहा ऐसा मुझे साइट, आई एम जस्ट क्यूरियस की, मैंने कहा व्हाई डिड यू गाइस पुल मी आउट एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक यू डिडंट इवन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैंने कहा कुछ पूछा भी नहीं मेरे से, और बस ऐसे बिठा के रखा, जस्ट आई एम क्यूरियस कि मुझे पता हो। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने दूसरे ने मुझे बोला, कहता तुम्हारा कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है? मैंने कहा हाँ इंडिया में एक बार पहली बार रिजेक्ट हुआ था, बट फिर मैंने 4-5 दिन बाद फिर से दिया था, मेरा अप्रूव हो गया था। कहता उस वजह से ना तुम्हारे जब भी हम फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं ना, तो उसके अंदर रहता है कि बस तुम्हारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई करो, तो इसलिए हम तुम्हें बिठाते हैं और जस्ट चेक करते हैं तुम्हारा सब कुछ ठीक है और तुम्हें जाने देते हैं। कहता ये तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये हर बार ही होगा क्या, मतलब ये मैं आदत ही बना लूँ? कहता जब ये हम फिंगरप्रिंट्स उन लोगों के लेते हैं जो यूएस सिटीज़न नहीं है। तो कहता कि तुम यूएस सिटीज़न शायद अगले साल बन जाओगे या 2 सालों में, ये पिछले साल की बात है ना, तो अब तुम अगले साल बन जाऊँगा। तो कहता जब यूएस सिटीज़न बन जाओगे ना, तो कहता फिर नहीं रोकेंगे, कहता ये तब तक है। तो कहता मैंने कहा मतलब आदत ही बना लूँ? कहता हाँ। कहता उसके बाद में मैं 2 बार और इंडिया जाके आया हूँ, 2-3 बार, तो मुझे उन बारों भी रोका था उन्होंने, बट कुछ नहीं पूछते, सिर्फ मैं बैठा रहता हूँ आधे घंटे, अब बोलते हैं भवेश हियर्स योर पासपोर्ट, जाओ। तो बस वही करना पड़ा। मैंने ईमेल भी डाली थी यूएस को, उन्होंने भी ऐसा ही बोला। तो बस अब मैं अगले साल यूएस सिटीज़न बनूंगा तो ख़त्म होगा। मतलब कहने का है कि वो लेडी ने आधे मिनट में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। वो बात मतलब अभी भी तक मुझे 10 साल तक मुझे अफेक्ट कर रही है, बट ऐसा कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ा। आने जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं, बट जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी में मुझे बैठना पड़ता है। चलो होपफुली अगले साल जब मैं यूएस सिटीज़न बनूंगा उसके बाद नहीं होना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। ये मेरी थी पूरी कहानी कि 10 साल पहले मैंने कैसे यूएस वीज़ा अप्लाई किया और कैसे रिजेक्ट हुआ और कैसे जब मेरा फिर से वो लग गया, कौन सा इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था। ये तो मैंने पूरा आज बैठ के ना गला सूख गया मेरा। और बाकी जो मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया था ना, वो डॉक्यूमेंट मेरी सिचुएशन के ऊपर था, मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कंप्यूटर साइंस पे मैं मास्टर्स करने आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बे एरिया के अंदर। कैलिफोर्निया में बे एरिया मतलब जो सिलिकॉन वैली है ना, सैन होजे के आसपास का एरिया, वहाँ पे वो मैंने पूरा बना रखा है वर्ड डॉक्यूमेंट। ईमेल में कहीं पे होगा क्योंकि मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को भी भेजा था, तो अगर मैं भी जाके सर्च करूँगा तो होगा। अगर आप में से किसी को चाहिए वो तो बिल्कुल फ्री है, मैं क्योंकि हेल्प भी होगी किसी की। मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, फिर मैं रिप्लाई करूँगा जैसे भी है। मैं या तो कहीं अपलोड करके लिंक दे दूँगा या आपको ईमेल कर दूँगा, जैसे भी है आप कमेंट करिए और मैं आई विल बी ग्लैड टू शेयर विद यू गाइस। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है, कोई हो सकता है मैं कुछ इसमें बात करने किसी चीज़ के बारे में भूल गया हूँ आपका, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके ऊपर जैसा आंसर कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो एक और बात, ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, मुझे पता नहीं एंड में क्यों बोल रहा हूँ। जितने भी लोग अब एंड तक देख रहे हैं वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू।
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उससे बहुत बहुत हेल्प होगी। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं सब्सक्राइब, दैट्स ओके, आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है ना हमारे पास, वो है टाइम। आपने मुझे अपना टाइम दिया एंड थैंक यू सो मच। चलो, बाकी ये चैनल वैसे मेरा ट्रैवल रिलेटेड ही है, ये भी ट्रैवल रिलेटेड ही हुई ना वीडियो, क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड, तो मैं वो टॉपिक एक ही रखना चाहता हूँ। तो मैं चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं, पानी पीता हूँ जाके। Alright guys, take care. I'll see you in the next one. You're watching Cali Yatri.